हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। आज का बेटा जो टॉपिक है, जो आज हम आज के लेक्चर के अंदर, आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आप सभी बच्चे बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सभी बच्चे बेटा हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको पहले समझते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन। ठीक है, पेन कॉपी नोट्स बनाने की जो आपके पास तरीका है, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप इस्तेमाल करें और बेटा फटाफट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी बच्चे बेटा हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा चार्ज का अरेंजमेंट जिसमें आपके इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस और अपोजिट इन नेचर चार्जेस को हम एक फिक्स्ड दूरी पर, ठीक है, बहुत कम दूरी पर रखते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को, ये अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। बच्चों ने बोला सही बात सर। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू लिखते हैं बेटा। क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस equal in magnitude and opposite in nature placed at a certain distance apart। ठीक है भाई, यही बात अपन बोले थे, इसी को आप बेटा लिख दिए इंग्लिश में। क्या लिख दिया आप कि भैया एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस को किसी एक फिक्स्ड दूरी पर रखा जाता है और चार्जेस का अरेंजमेंट अपोजिट इन नेचर होता है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। मतलब कि अगर आपके पास बेटा ये चार्ज क्यू है प्लस का, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा आपके पास? माइनस का क्यू होगा। ठीक है, और ये जो बीच की दूरी है इसको हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी डिस्टेंस, किसी भी है ना, किसी भी टर्म से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने यहाँ पर 12 से रिप्रेजेंट कर दिया और ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो बच्चे बोले कि सर इसको हम कहाँ देखते हैं? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। कोई हाइपोथेटिकल, कोई एज्यूम्ड कंडीशन ये नहीं है, ये एज्यूम स्टडी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने पास एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। फर्दर डाइपोल दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं, एक को परमानेंट डाइपोल और एक को हम आपके पास बना सकते हैं, डाइपोल की शक्ल दे सकते हैं। कुछ जो है खुद ब खुद परमानेंटली डाइपोल कहलाए जाते, डाइपोल मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। तुमने कहा सर मतलब ये देखो बेटा, हमारे पास जैसे HCl H2O के मॉलिक्यूल हो गए ना, तो जैसे कि मैं H2O का मॉलिक्यूल लेता हूँ। H2O के मॉलिक्यूल में क्या आपके पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है और हाइड्रोजन यहाँ पर एक अपने प्लस के साथ और एक ये वाला हाइड्रोजन अपने प्लस के साथ क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तुमने कहा सही बात सर। ये जो अरेंजमेंट है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, इस अरेंजमेंट को ही तो बेटा क्या बोल रहे हैं अपन? डाइपोल बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जैसी चीजें पॉजेस करते हैं आपके पास, और इन दोनों ने जो बॉन्ड बनाई है वो कैसे बनाई है? बाय शेयरिंग, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। पहली बात समझ में आई? तुमने कहा सही बात सर। तो ये अरेंजमेंट को डाइपोल बोल दिया। तो यहां पर अक्सर, यूजुअली, हमेशा आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मैं पूछा क्यों? बच्चे बोले कूलॉम्स लॉ। मैं कहा सही बात भाई, पर ऐसा होता नहीं है। अब यही कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। कोई मान लेता है कि सर हो सकता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ना हो, पर देखो बेटा आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि फोर्स जो है कूलॉम्स लॉ साहब बताए थे हमारे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम होती है। ठीक है, तो अगर आपका डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता रहेगा। तो इसके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स लग रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही। इसका रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है, यहाँ पर अदर फोर्सेज भी है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स, जैसे इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो यहां पर बॉन्डिंग है इसके द्वारा जो फोर्स, ये फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले काफी स्ट्रांग होती है और ये आपके पास उस डाइपोल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तुमने कहा सही बात है सर। तो जो आपका क्वेश्चन था वो आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हर एक डाइपोल, जैसे कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है तो खुद ब खुद डाइपोल पोजेस करता है, मतलब ये एक परमानेंट डाइपोल है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि सर परमानेंट डाइपोल कौन होते हैं? परमानेंट डाइपोल्स वो डाइपोल्स होते हैं बेटा जो ऑलरेडी पोलर होते हैं।
मतलब कि जिनके जो न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते, जिनके करते हैं उसमें से कुछ डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, कुछ नहीं करते, तो इसलिए उसको बोलते हैं पोलर, नॉन पोलर। और कुछ आपके पास पोलर बनाए जा सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। तो इसको रफ कर देते हैं। यहां पर जो इसके पास अगली हेडिंग लगाएगा बेटा, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना एक मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो सब बच्चे बेटा डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा कुछ हमें समझाती नहीं है, पर एक फॉर्मूला आपके पास ला के दे देती है, फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम समझेंगे बेटा। ठीक है, तो डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि यहां पर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो कोई सा भी आप लेख ले लो, तो हमने ले लिया Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बेटा आपको क्या लाके देता है? इन दोनों का प्रोडक्ट आपको लाके देता है उसका डाइपोल मूवमेंट, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी होती है इस वजह से। कैसी क्वांटिटी हुई बेटा हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो आप लिख लोगे इसमें कि कैसी क्वांटिटी है सर ये? इट इज एन वेक्टर, या इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है क्या? सरल बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने फॉर्मूला तो हमें बता दिया, ठीक है, क्योंकि 2L है, बहुत छोटी डिस्टेंस है आपके पास, और एलिमेंट्री पार्ट किसी भी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस वजह से डाइपोल मूवमेंट भी कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। तुमने बोला सही बात सर। डायरेक्शन कहाँ होती है? यह भी एक जानने वाली बात है। तो बेटा डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन हमेशा आपके पास जो डाइपोल मूवमेंट की होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तुम बोले सही बात सर। अब इसका मतलब क्या? इससे कुछ समझ में आया आपको कि डाइपोल मूवमेंट हमें क्या बताना चाह रहा है? नहीं आया? तो मतलब हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझ में। अगर तुम्हारे से कोई पूछ ले, ठीक है, सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे से किसी ने जान लिया कि भैया डाइपोल मूवमेंट पढ़े हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हो, तुम बोला बहुत चौड़ में बोलोगे तुम, यस सर पढ़े हैं, क्यों नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं अंकल जी, अभी बता ही देते हैं आपको। उन्होंने पूछा कि डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तुम तोते की तरह बता दोगे। तुमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है, तुम तोते की तरह बताओगे। अगर कोई पूछे भाई तुम इस फॉर्मूले से समझे क्या हो, मतलब व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, करा ली बेइज्जती। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। फिजिक्स वाले छात्र हैं तो बेटा अच्छे से समझेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो आपको सरल भाषा में समझाते हैं, कुछ नहीं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना है कि जितना आपके पास डाइपोल मूवमेंट होगा उतना ही आपका वहां प्लस माइनस चार्ज होगा, मतलब उतनी ही वहां पर उस डाइपोल की या उस मॉलिक्यूल की आपकी पोलैरिटी होगी। तो इट इज जस्ट सिंपली अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ एनी डाइपोल। मतलब लिखते हैं डेफिनेशन क्या है आपके पास, इट गिव्स द स्ट्रेंथ, हम लिख लेते हैं, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है भाई। तो ऐसा काम नहीं करना है, अपने को पता होना चाहिए बेटा, फिजिक्स वाले छात्र जो है सब कुछ जान के चलते हैं। तो क्या है हमारे पास, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है भैया। जितना ज़्यादा आपके पास किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, किसी डाइपोल का जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा तो वो उसके उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्लस माइनस चार्ज होगा। पोलैरिटी का मतलब होता है आपके पास चार्जेस, नेचर ऑफ चार्जेस। क्लियर होगी बात? तुमने कहा सही बात है सर, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो भाई, कर लिए है बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब जैसे कि अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, तो एक तरीके से ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट है जिसमें आपका 2 पॉइंट चार्जेस को रखा गया है। तो हमारे से इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे बोल देंगे कि इस डाइपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, ये भी सोचने वाली बात है बेटा कि क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पास कि इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चे बोलेंगे सर इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है? भाई क्यों नहीं हो सकती, चार्ज है ना, एक चार्ज का अरेंजमेंट है। इस नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने आसपास स्ट्रेंथ होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर आपसे एज अ होल डाइपोल की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन। दूसरी बात कि अगर इस डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे
ये भी पूछा जा सकता है, तो क्या क्या होगा, तो यही हम आगे की तरफ अभी बढ़ने जा रहे हैं। तो आप अगली हेडिंग लगाएंगे बेटा सभी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग क्या है भाई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कि आपके पास अगर हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो तो हमारी अगली हेडिंग क्या हुई, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हमारे पास जो एनसीईआरटी बोलता है वो ये बोलते हैं कि आप उसके एक्सियल पोजीशन पे निकालो और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालो। तो हम पहले उसके एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं बेटा, तो एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ निकालेंगे, आपके पास डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा उसकी एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे। तुमने कहा सही बात है सर, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना लो, यहाँ पर आप लिख लो बेटा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर लिख लो प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, सेपरेशन है बेटा हमारे पास इन दोनों के बीच का 12, सेंटर से ये है आपका पी पॉइंट जिस पर आप क्या निकालने की कोशिश में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिस एक्सियल, क्योंकि एक्सिस के लॉन्ग होगा ना भाई, तो एक्सियल पॉइंट वहीं लाई करेगा आपके पास। सेंटर से दूरी लो भाई, इसकी कितनी लोगे बेटा, सेंटर से दूरी, सेंटर से अपन डिस्टेंस ले लिया आर। आप सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, तो दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। तो इस नेगेटिव वाले की वजह से भी, इस पॉजिटिव वाले की वजह से भी, इसको नाम दिए ए, इसको नाम दिए बेटा बी। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अवे, है ना, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कहाँ होगी, टूवर्ड्स। और आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हो तो आपको उस पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो उसकी डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r लिए है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की l, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास r माइनस एल। इस पूरे में से इसको माइनस कर दिए तो ये मिल गया, इस पूरे में ये प्लस कर दिए तो बेटा ये मिल गया। तुमने कहा सही बात सर, तो ये हो गया बेटा हमारे पास r प्लस एल। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। तो अब एक एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी वजह से लिख लेते हैं बेटा, ई ए। तो ई ए कितना हो गया, दैट कम्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा क्यों। ठीक है, डायरेक्शन आप दिखा दिए तो मैग्नीट्यूड लिखो अभी खाली। ठीक है, तो क्यों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा पी पॉइंट तक की दिख रहा है आप सभी को, बिल्कुल दिख रहा है सर, इसमें कोई बुराई वाली बात नो सर। ठीक है, ईजी हैगा भाई। तो आपके पास ई ए, सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे बेटा, ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कितना है, क्यों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आसान है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। निकाल ली हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेक्टर एडिशन बोलता है कि आप माइनस कर दो, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो। आपको दिख रहा है कि इन दोनों में से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है ई बी, तो यहाँ पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा ई बी माइनस ई एम। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बेटा फटाफट। तो ई बी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस आर। इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो बेटा, तो हमारे पास ई नेट कितना हुआ। ठीक है, तो ई नेट कितना हुआ हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कॉमन। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितना बच रहा है हमारे पास, 1 माइनस आर बाय एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली वैल्यू इधर नहीं है तो ये ऊपर, ये वाली वैल्यू इधर नहीं है तो ये वाली ऊपर। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों ब्रैकेट में, तो नीचे हो गया बेटा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ऊपर ये चला गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो खोल लो बेटा, इसको ओपन करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, तो ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है सर। तो कितना हुआ बेटा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है भाई, देखते हुए चलेंगे आप भी ध्यान से कि कहीं इधर कोई गलती हो गई, पकड़ तो ले, है ना। तो भाई चलते हुए रहेंगे, तो हमारे पास कितना हो रहा है बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। तो नेगेटिव साइन अंदर ले गए, तो हमारे पास नेगेटिव साइन अंदर ले गए, तो यहाँ से आगे बढ़ते बेटा, यहाँ से आप नेगेटिव साइन अंदर लेके जाते हो तो ई नेट कम्स टू बी, तो ई नेट कम्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
प्लस 2RL माइनस, ठीक है, मैं माइनस अंदर लेके जा रहा हूँ बेटा, माइनस आर स्क्वायर, नीचे लिख रहा हूँ माइनस प्लस 2RL ब्रैकेट बंद अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो भाई माइनस आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर गया, माइनस एल स्क्वायर से प्लस का एल स्क्वायर गया, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची बेटा 1/4πε0 क्यों, ऊपर देखो 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आप लिखना चाहो तो आगे फर्दर लिख सकते हो, जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा आपके पास ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू इंटू 2L इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई भाई, क्यू इंटू 2L। अभी तो आपने लिखा था ये फॉर्मूला, याद आ रहा है भाई, ये फॉर्मूला हम किसका लिखे थे बेटा, ये P डाइपोल मूवमेंट, नहीं। तो हमारे पास ई नेट कितना आ गया यहाँ से, ई नेट आ गया बेटा 1/4πε0 2P इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी था भाई इसका, वो भी लिखते हुए चलेगा बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ पे भी लिख लो। अब अगर इसमें आप एक कंडीशन फॉलो करा देते हो कि सपोज करो कि ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी दूर है, मतलब कि इस आर की वैल्यू इस लेंथ के मुकाबले ज़्यादा है, वैसे भी लेंथ तो वैसे बहुत कम छोटी डिस्टेंस है आपके पास, बहुत टाइनी है ना, पर फिर भी अगर ले तो इसको मैं रफ करता हूँ, होप्स हो कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट करते हुए जरूर चलेंगे बेटा, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट हो रखी है, आप सभी जानते हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अच्छा सीखे जा रहे हैं, और पेपर के लिए, बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर R इज ग्रेटर देन L तो आपका है ना, तो अगर R बहुत ज़्यादा है तो L स्क्वायर छोटी वैल्यू पड़ जाएगी और उसका स्क्वायर क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देंगे आप, छोटा वैल्यू हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा आपके पास नेगलेक्ट। तो L स्क्वायर नेगलेक्ट किए कब, जब आप इस कंडीशन को फॉलो करा दिए। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा हमारे पास 1/4πε0 2P इंटू आर अपॉन एल स्क्वायर गया तो आर की पावर 4 कट गया, 3 बचा, तो हमारे पास जो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया दैट इज 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब। बच्चे बोले सही बात सर, तो ये हमारे पास एक फाइनल आउटकम आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं, यस सर, सीखे भाई, बिल्कुल सीखे सर, कोई समस्या, कोई समस्या, इजी। चलिए आगे बढ़े बेटा, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। तो आपके पास स्ट्रेंथ निकालना सीख रहे हैं, तो एक्सियल पॉइंट पे तो निकाल लिए बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे चलते हैं, तो उसको रफ कर देता हूँ मैं, आप फटाफट नोट डाउन करो। अब निकालेंगे कहाँ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना। अब हम निकालते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखो सेकेंड पॉइंट बेटा जो हमें फाइंड करना है दैट इज एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा इसके, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जैसे कि हमारे पास बेटा डाइपोल, तुम बोले सही बात सर, इधर कौन सा चार्ज लिए थे भाई हम, इधर नेगेटिव चार्ज लिए थे, इधर पॉजिटिव चार्ज लिए थे, ठीक है, और इसके सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर कहीं ऊपर आप चले जाओ, इस पॉइंट पर सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट इस बार ये है बेटा जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। डिस्टेंस वही है अपने पास 2L, ठीक है, ये डिस्टेंस R है। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो अगर इस P पॉइंट पर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा तो दैट इज अवे, इसको A इसको B, ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊंगा तो टूवर्ड्स, तो दैट इज योर EA EP, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो थीटा, ठीक है, टिचुक करके, तो एंगल थीटा, तो आप EA लिखोगे तो EA कितना लिखा जाएगा भाई 1/4πε0 क्यों, तो उसके लिए भाई ये वाली डिस्टेंस लगेगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आप लिख सकते हो, ये कितना है L, तो ये हो जाएगा √R² प्लस L², और सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा R² प्लस L²। तो 1/4πε0 चार्ज हो गया कितना बेटा हमारे पास Q, ठीक है, तो Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या भाई R² प्लस L², ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने स्क्वायर करके, आप समझ रहे हो रूट से स्क्वायर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही सिमिलरली आप अपना EB भी लिखो, EB कितना है 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, डिस्टेंस चाहिए तो इसका स्क्वायर फिर से कितना आ गया R² प्लस L²। सही बात, सही बात, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब देखो बेटा आपका वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अब एक पॉइंट पर आपके पास किसी एंगल पे दो वेक्टर हैगे
और उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये तो रिजॉल्व करो, ये ट्रायंगल्स लॉ का यूज़ करो। ठीक, तुमने कहा सही बात सर। तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप रिजॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट यूज़ कर लो। तो मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हमारा कितना पढ़ा जा रहा है, थीटा। अब इस वाले के, ये वाला कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईबी, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक डाउनवर्ड होगा एक इधर होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा, एंगल के साथ वाला आता है हमेशा बेटा कॉस कंपोनेंट, तो ईबी कॉस थीटा। ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली थीटा। आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लेना भाई, देखो ये थीटा, ये वाला थीटा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा। तुमने कहा सही बात सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी दो कंपोनेंट, एक यही वाला कंपोनेंट होगा तो ई ए कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा बेटा दैट इज ई ए साइन थीटा। ऐसे ही नीचे कौन आया होगा आपके पास, ई बी साइन थीटा। तो ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल आउट कर जाएगा, मैग्नीट्यूड देखो सेम है। तो अब इस डायरेक्शन में जो हमारे पास इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, एक है ई ए कॉस थीटा और एक है बेटा ई बी कॉस थीटा। तो इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो हमारे पास अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सम हो जाएगा इन दोनों का, तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। आपको पता है कि ई ए और ई बी सेम इन मैग्नीट्यूड है तो दो प्लस हो जाएंगे, है ना, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर भी ई ए, तो दैट इज 2EA कॉस थीटा लिख दिया अपन, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ई ए किसके इक्वल है, ई बी के, ये हम यहाँ से फाइंड किए हैं। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो बेटा उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, उसके लिए हमें लगेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे, देखो ये ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, बनते हुए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये 90 डिग्री बिल्कुल। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस एल और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेटा जो कॉस थीटा है तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, तो ई नेट कम्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा कितना है, इसमें 2 भी है स्टार्टिंग में, 2 कॉस थीटा कितना है, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना भाई, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1/2 3/2 हो गया। तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कुछ तो बोल दो, हाँ या ना तो बोलो बेटा, अरे बात चमक रही है, बिल्कुल चमक रही है सर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, ठीक है भाई। तो बताते चले गए आप मेरे को कि बात चमक रही नहीं चमक रही, बिल्कुल चमक रही है सर। आप चलते रहिए बेटा, चल रहे हैं आप, बनाते चलिए अपना नोट्स, वो भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आपको पता है 2QL आपका P के इक्वल रहेगा, तो आगे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बेटा हमारे पास ई नेट आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है P है ना, 2QL P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तुमने कहा सही बात सर। अगर r ग्रेटर देन l हो जाए फिर एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके आप अपना लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर, अब तो कोई समस्या नहीं है बेटा। एल स्क्वायर को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट। देखो भाई जब चीज़ समझ में आ जाए फिर तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। नहीं क्या इसमें कोई बुराई वाली बात, अरे इसमें बेटा क्या कोई बुराई वाली बात, नो सर, ठीक है। तो बढ़ जाए आगे, आर एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट, ये 0 हो गया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना r³। तो मेरे पास माने तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, P अपॉन r³। बच्चे बोले सही बात सर, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक इक्विटोरियल पॉइंट पर। इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी रहेगा, पर इस क्लास के अंदर नहीं, इसमें हम बेसिक कवर कर रहे हैं बेटा भी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इससे कोई पूछ दे कि सर जनरल फॉर्मूला कितना है, तो भैया हमारे पास बेटा इसका जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब कि किसी भी एंगल पे ना, अब कल को अगर वो तुम्हारे से बोल दे कि भैया कि ये सर ये हमारे पास डाइपोल पकड़ा दिए सर किसी क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर पूछ दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैं बोला भाई कितने एंगल पे पूछे, कि सर थीटा एंगल पे पूछ दिए। तो अब आपके पास थीटा एंगल पे आपके पूछ दिए, तो आप अपना फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, सब बच्चे लगा लो बक्से के अंदर। तो इधर इसको रफ करके लिखते हैं, है ना, इधर लिखते हैं आपके पास जनरल फॉर्मूला, इसको रफ कर रहा हूँ बेटा। तो भैया हम जनरल फॉर्मूले को लिखेंगे, तो बेटा हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो किसी एंगल थीटा पे पूछा है ना उसने, तो वहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो दैट कम्स टू बी ई नेट एट दैट पॉइंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P रूट में 1 + 3 cos² थीटा
अपॉन आर क्यूब। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हो। जैसे कि आप चेक कर लो कि थीटा अगर आपका इक्वेटोरियल पे चला गया तो 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0, तो बचा कितना p बाय आर क्यूब। मिल गया? सही बात, बिल्कुल सही बात सर। ठीक है, अब हम आपसे बोले थे कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकालना सीख गए। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो तब क्या होगा? कुछ प्राणी हो, फटाफट करो, रफ कर दे भाई इसको। ये लो फिर, तो आपकी अगली हेडिंग क्या है भाई? इसको भी रफ करते बेटा। आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आपकी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म जरूर लगा देना क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में भी रख सकते हो आप उसको। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आपने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखा तो तब क्या होगा? एक बार बेटा कैमरा चेक कर ले, सही चल रहा है। चलो फिर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा कुछ ऐसे आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा भाई, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैं आपको दिखा दिया हूँ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका कुछ इस प्रकार डाइपोल रखा है। तो इधर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और इधर कैसा चार्ज आपके पास? पॉजिटिव। तुमने कहा सही बात सर। तो प्लस क्यू चार्ज पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। हाँ है ना, बोलो। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, और आपके पास इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। फोर्स कितना लगेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, दैट इज योर Q × E। ठीक है, तो अब आपके पास देखो बेटा फोर्स लगा है। अब इस फोर्स को कहाँ लग रहा है? इसके एंड्स पे लग रहा है। तो देखो इसको ध्यान से देखना, अगर आप इसके एंड पे एक नीचे और एक तरफ ऊपर लगाओगे फोर्स, तो क्या कर रहा है आपके पास? ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? टॉर्क, या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हम उसको बोल देते हैं टॉर्क। तो टॉर्क अगर मुझे निकालनी है तो बेटा टॉर्क के लिए क्या चाहिए? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये तो पता है सर। अरे तो भैया बस निकाल लो और क्या, अपना कर लो। नहीं तो आसान है ये, तो इसमें कोई दिक्कत है ना? इसमें बेटा कोई बुराई वाली बात है क्या? नहीं सर, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो फोर्स कितना है बेटा हमारे पास? फोर्स इज इक्वल्स टू Q × E। आपको क्या चाहिए? इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके साथ एंगल कितना बनाया इसने? थीटा। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कौन है भैया आपके पास? इसकी डिस्टेंस 2L, और डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ है इसका? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना बना? तो ये वाला कंपोनेंट तो हो गया बेटा 2L cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कितना हो गया? 2L sin थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको मिली, कितनी मिली बेटा? 2L sin थीटा। बच्चे बोले सही बात सर। तो इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं और अपना बेटा फटाफट टॉर्क को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात सर। तो बेटा हमारे पास इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? Q × 2L × E sin थीटा। और मेरे प्यारे प्यारे, है ना, जहरीलो बच्चों, Q × 2L कितना हो जाएगा? Q × 2L हो जाएगा उसका डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर P लिखोगे तो हमारे पास टाउ कितना आ जाएगा बेटा? PE sin थीटा। बच्चे बोले सही बात सर। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो यार। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जैसे कि हम जानते ही हैं, कक्षा 11 से हम सीख गए थे कि भैया क्रॉस में साइन आएगा, तो साइन की जगह अपन क्रॉस लगा दिए, खत्म बात। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन P वेक्टर E वेक्टर के थ्रू आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। या यहाँ से देख लो कि इस पे फोर्स कहाँ है? आगे की तरफ को। तो अगर जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स है और जिधर की तरफ वो घूम रहा है, घुमा दो, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब देखो भाई, अगर बेटा ये रोटेट करेगा, तो करेगा तो मतलब रोटेशन कर रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो मतलब कि हमने पढ़ा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी करती है फोर्स लगने पे तो वर्क डन बोलते हैं। तो ऐसे अगर टॉर्क लगने पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगी तो भी एक वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन कितना होगा? तो हेडिंग लगा दे बेटा अगली, बिल्कुल लगा दे सर। तो हमारे पास बेटा अगली हेडिंग क्या हो गई? वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन, तो वर्क डन के लिए समझते हैं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा हमारे पास, इसी में आप डाइपोल रखे हो, यूनिफॉर्म है भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका जो डाइपोल है ना वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, घूमेगा,
तो मैं इसका पहले वाला कुछ भी एंगल होगा, चलो लेट कर लेते हैं, θ1 एंगल है, ठीक है। अब ये रोटेट कर गया अपने एक्सिस के अबाउट, यहाँ से ऐसे रोटेट कर गया, इसकी जो फाइनल वाली पोजीशन है वो कुछ ऐसे आ गई। सपोज करो कितना आपके पास कुछ भी आ गया होगा, θ2 आ गया होगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपके पास, यहाँ पर मैं dθ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पूरा डिस्प्लेसमेंट या ऐसे ले लेते हैं, ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज होने से बचते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ dθ, इसके बाद फर्दर डिस्प्लेस होगा, कहाँ तक जाएगा, सपोज करो θ2 एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, ठीक है सर। तो आपका वर्क डन अब कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल वर्क डन होगा इस टाइम कितना, टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dθ। तो टाउ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी वेक्टर ई क्रॉस, इधर देखो पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा लिखते हैं, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा भैया, पी ई साइन थीटा। क्यों भाई है बच्चों, क्या बात सही है, कैमरा चेक करते एक बार, चल रहा है, ठीक है। तो पी ई साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक जाना हमने, θ1 से ये कहीं आपके पास यहाँ तक रोटेट किया, कितने तक, θ2 तक, तो θ1 से θ2 बच्चे बोले सही बात, पी ई बाहर, साइन थीटा dθ का इंटीग्रेशन, तो बेटा हमारे पास dw का इंटीग्रेशन w, तो कितना हो गया पी ई कितना इंटी साइन थीटा का कितना होता है भाई, माइनस कॉस थीटा, जी सर, θ1 से θ2, जी सर, w इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओगे तो बेटा जो प्लस वाला है माइनस और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वर्क डन आ गया पी ई प्लस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, आ गया भाई वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी होती है, मतलब जो वर्क हुआ है वो जब जाकर स्टोर होगा तो किसी कॉन्फिगरेंट फॉर्म में होगा, तो मतलब कि उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी कहलाई जाएगी। पर इसमें कुछ स्पेशल तरीके से बुकों के अंदर डेफिनेशन देता है पोटेंशियल एनर्जी की। वो क्या कहता है कि उसमें ना इनिशियल एंगल जो मान लेते हैं ना, वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, और जितना डाइपोल घूमा वो उसकी जो वर्क डन किया होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लो, आप अगला जो इसका लास्ट पॉइंट है, दो तो हम सीख चुके हैं, तीसरा हमारे पास क्या बेटा इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल एंगल 90 लेना है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्यारे प्यारे बच्चे, जहरीले जहरीले बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दी डाइपोल इन रोटेटिंग या डिस्प्लेसिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, इन रोटेटिंग फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू दी एनी एंगल थीटा नाउन एज, बेटा नॉन एज है, ठीक है सर, नाउन एज, नॉन एज, ठीक है, नॉन एज क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तुम बोले सही बात सर। तो क्या हुआ आपके पास, आपका जो दूसरा एंगल है बेटा वो कितना है हमारे पास, थीटा, पहला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो लिख दे भाई, लिख दे सर, चलो फिर बेटा लिखेंगे कैसे, रफ कर दे सर, समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो आप सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा वैल्यू को, तो मेरे लाल θ1 कितना 90, ऐसे तो बोला है ना, ये देखो ना ऐसे था डाइपोल इनिशियली, ठीक है, कितना एंगल बना रहा था 90, θ2 कितना, कोई भी एंगल थीटा बोले जहाँ तक उसने डिस्प्लेस किया, कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो W, ये क्या कहलाई जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, कब कितना पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 कितना 0, ठीक है सर। तो कितना बचा माइनस पी ई कॉस थीटा, तो इसको बेटा हम क्या लिख देते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बताओ भाई इसमें कोई बुराई वाली बात, नोट डाउन कर लो। तो ये है बेटा हमारे पास बेसिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना, और पूरा लेक्चर आपने नोट किया होगा, ऐसे ही आपको बने रहना है, ठीक है। और अगली क्लास के अंदर फिर बेटा हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम आपका, अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है, फ्लक्स को समझेंगे अच्छे से, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए बेटा आप सभी को बाय बाय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है, रिवीजन जो कि मस्ट है ना, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा सभी बच्चों को बाय बाय।